पिछले क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इस क्लास में स्पेक्ट्रा पढ़ना है, जो था ना कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्पेक्ट्रा पढ़ने से पहले थोड़ा दो स्पेक्ट्रा को और जानना है, ठीक है ना। इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में हम लोग जानेंगे कि किसको बोलते हैं। तो देखो, वाइट रेडिएशन किसी भी सोर्स से, फ्रॉम सन या कोई भी बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो वाइट रेडिएशन जो निकलता है उसको अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे, ठीक है ना, प्रिज्म से पास करेंगे और फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करेंगे तो इस तरह के स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा लिखा देते हैं। तो हम लिखवा रहे हैं कि when the radiation from some source, ठीक है ना, कौन कौन सा सोर्स, when body is heated at a high temperature या from sun, ठीक है ना, from some source like sun और electric discharge passed through a gas, passed through a gas at low pressure और सन से भी हो सकता है और कोई बॉडी को हीट करते हो, और when body is heated, ठीक है ना, पास थ्रू अ प्रिज्म एंड received on photographic plate the spectrum obtained is known as emission spectrum, ठीक है। तो देखो, क्लियर है ना, when the radiation from some source, ठीक है ना, कौन कौन सा सोर्स हो सकता है, सन होता है, या बाई पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर और बाई हीटिंग सम बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। तो उसको किससे पास किए, प्रिज्म से, और किस पे रिसीव किए, फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेंट हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक। इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो 2 टाइप्स का है, तो 2 टाइप्स का हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो हम लोग बता रहे हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रम कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है, ठीक है, 2 टाइप्स। फर्स्ट है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, और सेकंड है लाइन स्पेक्ट्रम। सेकंड क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जाएंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जरा सा देख लो। वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है ना, सन से या कोई बॉडी को हीट करते हैं, ठीक है। तो वाइट लाइट को किससे पास किए, प्रिज्म से, ठीक है, और किस पे रिसीव कर रहे हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे। किस पे रिसीव किए, फोटोग्राफिक प्लेट। तो पता है क्या दिखा, जब फोटोग्राफिक प्लेट को देखा गया तो 7 डिफरेंट वाइट बैंड्स ऑफ कलर दिखा, ठीक है ना, विविग्योर। सब कलर एक दूसरे के ऊपर मर्ज किया हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर ना, बहुत सिंपल ना। क्या बताया कि वाइट रेडिएशन किसी भी सोर्स से आया, उसको हम प्रिज्म से डायरेक्टली पास किए और किस पे रिसीव किए, फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो 7 डिफरेंट वाइट बैंड्स ऑफ कलर दिखा और सब कलर एक दूसरे के ऊपर मर्ज किया हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलता है, रेनबो में देखने को मिलता है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक।
तो अब हम लोग इसको लिखने जाते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में। तो क्या लिखे, व्हेन वाइट रेडिएशन फ्रॉम सम सोर्स, कोई भी सोर्स हो सकता है, फ्रॉम सोर्स, ठीक है ना, लाइक सन, और किससे पास हो सकता है, सन से हो सकता है, या नहीं तो बल्ब से, और बल्ब और सम हीटेड बॉडी, ठीक है ना, और सम हीटेड बॉडी is passed through prism and then received, ठीक है ना, and then received on photographic plate. It was found that, क्या पता चला था, it was found that it splits into, क्या, it splits into 7 different wide bands of color, ठीक है ना, wide bands of color, and each color मर्जेस इनटू नेक्स्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नाम पड़ा, क्योंकि हर कलर एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ था, मर्ज किया हुआ था, ठीक है ना। तो ईच कलर मर्जेस इनटू नेक्स्ट, ठीक है, इसीलिए इस स्पेक्ट्रम का नाम क्या पड़ा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो दिस स्पेक्ट्रम is known as continuous spectrum। कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या बोले कि वाइट रेडिएशन किसी भी सोर्स से, सन से या किसी भी बॉडी को हीट करते हैं, ठीक है ना, पास करा है किससे, प्रिज्म से, और किस पे रिसीव किया, फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो क्या पता चला कि 7 डिफरेंट वाइट बैंड्स ऑफ कलर था, और सब कलर एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ था, मर्ज किया हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम नाम क्यों पड़ा, थोड़ा सा जरा सा इसको देखना। देखो, लैब में जाते हैं, बंसन बर्नर है, इसके फ्लेम को क्या बोलते हैं, बंसन फ्लेम। प्लैटिनम वायर लिए, इस पर हम NaCl का सॉल्ट ले लिए। किसका सॉल्ट ले लिए, NaCl का सॉल्ट। इससे जो लाइट इमिट हुआ उसको हम किससे पास किए, प्रिज्म से पास किए, और उसको फिर रिसीव किए फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे मालूम है क्या दिखा, जहाँ येलो रीजन था वहाँ येलो लाइंस दिखा, ठीक है ना, 2 येलो लाइंस, ठीक है ना। इसका वेवलेंथ था 5890 एंगस्ट्रॉन, और ये था 5896 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और कहीं कुछ नहीं दिखा, बस 2 येलो लाइंस, ठीक है ना, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम डार्क स्पेस के द्वारा सेपरेट किया हुआ था। इसके मतलब क्या पता चला कि NaCl कौन सा कलर इमिट करता है, येलो कलर इमिट कर रहा है। तो लाइन स्पेक्ट्रम नाम पड़ा क्योंकि यहाँ लाइंस बना, येलो लाइंस बना, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। देखो, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में लिखने जा रहे हैं, तो क्या लिखे, व्हेन सम वोलेटाइल सॉल्ट लाइक एग्जाम्पल ले लिए NaCl इज, ठीक है ना, NaCl इज प्लेस्ड इन Bunsen flame, light is emitted, which is passed through prism, and then received on, ठीक है ना, and then received on photographic plate, ठीक है। It is found that
it is found that some isolated color lines are obtained. आइसोलेटेड कलर लाइंस में यहाँ वो था NaCl था, तो कौन सा लाइंस था? येलो लाइंस बता देते हैं, ठीक है ना। येलो लाइंस आर ऑब्टेन्ड which are separated by dark space। दो येलो लाइंस बना था ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? लाइन स्पेक्ट्रम पड़ा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेकंड। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन वर्ड से ही लग रहा है ना कि कुछ एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो ज़रा देखो। वाइट रेडिएशन फ्रॉम एनी सोर्स को पास किए हम केमिकल सब्सटेंस से, केमिकल सॉल्यूशन है, यहाँ ले लिए NaCl का सॉल्यूशन, और फिर इसको पास किए प्रिज्म से, बताएगा क्या हुआ होगा? सारा कलर दिखा एक को छोड़ के, ठीक है। येलो रीजन में डार्क लाइंस आ गया, येलो रीजन में क्या आ गया? डार्क लाइंस, ठीक है ना, डार्क लाइंस, ठीक है। अब इसको समझो कि कैसे आया, ठीक। जहाँ येलो रीजन था वहीं डार्क लाइंस आया, तो हम लिख सकते हैं डार्क लाइंस इन येलो रीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि NaCl क्या करता है? येलो लाइट को क्या कर रहा था? इमिट कर रहा था। तो जैसे हम येलो रेडिएशन को, तो जैसे हम NaCl के सॉल्यूशन से पास कराए, तो रेडिएशन उस वेवलेंथ का NaCl क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो येलो की जगह क्या दिखा? डार्क लाइंस दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन वाइट लाइट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, from any source is passed through chemical solution। इसमें एग्जाम्पल दे दिए, किसका सॉल्यूशन था? NaCl का सॉल्यूशन। तो क्या हुआ? सर्टन रेडिएशन ऑफ सर्टन वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब, ठीक है ना। रेडिएशन ऑफ सर्टेन wavelength is absorbed and then it is passed through, किससे पास किए? प्रिज्म से, ठीक है ना। एंड देन इट इज पास थ्रू प्रिज्म एंड received on photographic plate, ठीक है ना। it is found that dark lines are obtained at the same place where colored lines are obtained in कौन सा स्पेक्ट्रम में? इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से बता दे रहे, ध्यान से इसको समझ लेना। हम बोले कि वाइट रेडिएशन किसी भी सोर्स से NaCl से हम पास कराए, फिर प्रिज्म से पास करा के फोटोग्राफिक प्लेट पे हम रिसीव किए, तो
तो ये 7 रंग में येलो जहाँ रीजन था वहाँ पे डार्क लाइंस मिला, मतलब जो 2 येलो लाइंस मिला था ना येलो रीजन के पास, वहीं पे क्या मिला, डार्क लाइंस मिला। क्यों? क्योंकि रेडिएशन ऑफ सर्टन वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, जिसके कारण येलो लाइंस नहीं दिखा। तो डार्क लाइंस कहाँ बना था, जहाँ कलर लाइंस बना था इमिशन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, मेन ये हाइड्रोजन गैस का है ना स्पेक्ट्रा पढ़ना था, तो हम लोग हेडिंग दे रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो हम लोग का लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का था ना, सेम वो लास्ट पॉइंट था, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे फॉर्मूला तैयार हुआ था और इससे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे एग्जाम में कंपटीशन में भी बहुत आता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब at low pressure light is emitted when electric discharge is passed and then received on photographic plate. Electric discharge is passed and then pass through, same वही चीज़, pass through prism and received on, ठीक है, photographic plate. It is found that it consists of number of lines which are grouped into, ठीक है, which are grouped into डिफरेंट सीरीज बना था साइंटिस्ट के नाम से, ठीक है ना, डिफरेंट सीरीज नेम्ड आफ्टर द डिस्कवर। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट के नाम से सारा सीरीज बना था, तो वो सीरीज हम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग उससे क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अच्छा, यहाँ क्या हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ जो वाइट लाइट था तो यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब ले लिए, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ले लिए, हाइड्रोजन गैस, और फिर हम करंट पास किया एट अ लो प्रेशर। तो क्या हुआ, लाइट जो इमिट हुआ उसको हम किससे पास किए, प्रिज्म से, और फिर किस पे रिसीव किए, फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किए, तो नंबर ऑफ लाइंस दिखा। ठीक है ना, वही हुआ इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लोग है ना ये सीरीज़ देख लेते हैं, ये सीरीज़ ही इम्पॉर्टेंट है, तुम लोग को याद रखना है। न्यूमेरिकल्स रहता है तो यहाँ सीरीज़ लिखे हैं, यहाँ N1 लिखे, ठीक है ना, N2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन N1, N2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन N1, ठीक है। और फॉर्मूला मेरा आ जाएगा, वेव नंबर का फॉर्मूला है, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, यही है फॉर्मूला में, ठीक है। और अब उसके बाद है रीज़न। इसी टेबल को है ना थोड़ा ध्यान से हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले साइंटिस्ट थे लाइमन, ठीक है, सेकंड थे बैलमर, पिछले साल नेट एग्जाम का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेंस में भी आया हुआ है। थर्ड थे बैस्टन, फोर्थ थे ब्रैकेट, फिफ्थ थे फंड, पी साइलेंट, एनसीईआरटी में फंड तक है, अभी सिक्स्थ आ गया है हम्फरी,
बहुत सारा लाइंस बना था, ठीक है ना। हो गया। अब n1 इनके लिए 1, तो इसके लिए 2, 3, 4, 5, 6 इनटू इससे बड़ा होगा तो 2, 3 से कहाँ जाओगे इन्फिनिटी, इसको भी 3, 4 से कहाँ जाओगे इन्फिनिटी, 4, 5 से कहाँ जाओगे इन्फिनिटी, 5, 6 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। 6, 7 और ये 7, 8 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस फॉर्मूला पे बैठाना है, तो इस फॉर्मूला पे अगर बैठाओगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसका हम लोग बैठाएंगे तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या है 1/λ। हम आर एच का वैल्यू बता देंगे, ठीक है। 1/n1, n1 इनके लिए 1 था और n2 तो कुछ भी हो सकता है जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। और लाइमन का जो रीज़न था वो था अल्ट्रा वायलेट, ये याद रखना है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना। तो इतना याद रखोगे। अब उसके बाद आ जाओ बेलमर। बेलमर के लिए तो सेम फिर ऐसे ही फॉर्मूला पे बैठाएंगे। रीज़न याद रखना, यही क्वेश्चन था एग्जाम में, विजिबल। बेलमर किस रीजन में है, विजिबल। पैस्ट्रन के लिए है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ये हो गया फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। ये फार इंफ्रारेड, ऐसे ही चलते जाएगा, फार इंफ्रारेड। और ये तो और, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड, तो ये चलो इंफ्रारेड है, तो तुमको मेन तो याद रखना होगा लाइमन का क्या, अल्ट्रा वायलेट, और बेलमर का क्या याद रखना होगा, विजिबल याद रखना होगा। थोड़ा अब ये फॉर्मूला के बारे में हम समझाएंगे। तो देखो यही सीरीज़ है, ठीक है। सीरीज़ को बस तुमको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक। जो फॉर्मूला सिखाए थे, फॉर्मूला था क्या, वेव नंबर इज इक्वल टू, तो जानते 1/λ होता है। आर एच है रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। आर एच जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है, आर एच क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू तुम लोग को याद रखना है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, और मीटर में हो जाएगा 1.09677 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन है ना, नेक्स्ट आगे हम लोग को पढ़ना है, तो नेक्स्ट आगे हम लोग इसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो यही है। अब जो सीरीज़ रहेगा उस पर हम लोग न्यूमेरिकली कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। अगर वेव नंबर निकालना होगा तो डायरेक्ट, और लैम्डा वेवलेंथ निकालना होगा तो वेव नंबर निकाल के उसका क्या कर लेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर बहुत सारा क्वेश्चन कंपटीशन का भी आया हुआ बनाएंगे, ठीक है। चलो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 2.13 है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल इतना n is equal to 2 to एनर्जी लेवल n is equal to 2, व्हाट इज द कलर करस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ। तो हम लोग को वेवलेंथ निकालना है, तो वेव नंबर पहले लिख लो। वेव नंबर रेडबर्ग कांस्टेंट था 1/ क्या था, n1 का स्क्वायर माइनस 1/ क्या था, n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स था। n1 दिया हुआ है, n1 कम वाला लेना है, तो 2 का स्क्वायर, और n2 ज़्यादा क्या हो गया, 4 का स्क्वायर। मेरा आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में होगा। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20564.4 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेशन है इसमें। अब वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है, जानते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ वेव नंबर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस यहाँ से निकाल लो, 1/ क्या हो जाएगा, 20564.4, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो कितने में आंसर आएगा, 4 बार में जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 486 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर। आंसर एनसीईआरटी में भी अगर नैनोमीटर में दिया तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं ना। नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है, तो इसको अगर मीटर में लिखना चाहोगे तो इसको मीटर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 486 इंटू 10⁻⁹ क्या हो जाएगा मीटर, जो किसके बराबर हो जाएगा, 486 नैनोमीटर। 10⁻⁷ सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में जाएंगे
तो नैनोमीटर में फिर चले जाएंगे तो 486 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में गए और फिर उसके बाद ये 486 नैनोमीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे है ना बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, कंपटीशन का भी आया हुआ। ठीक।